हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल यूनिवर्स क्लासेस पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपने चैनल पर क्लास 10 का मैट्रिक एग्ज़ाम बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेट चला रखा है और आज ये उनका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पूरा क्लास देखिए, नए हैं तो पूरा क्लास देखिए। अगर समझ में आए मैं जो पढ़ाऊँगा और अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा वीडियो को और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप लोग पहुँच सकें। और मैं उन बच्चों के लिए आया हूँ जो बच्चों को मैथ से थोड़ा डर लगता है और वाक़ई ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है। मतलब कि सब सब्जेक्ट तो उनका ठीक रहता है लेकिन मैथ थोड़ा सा वीक रहता है। तो आज मैं उन लोग बच्चों का सबका परेशानियों को सॉल्व करने आ गया हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, मैं अभी 10 क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ। हर मतलब कि पहले सेट में भी कराया तो 10 ही क्वेश्चन कराया हूँ और इस सेट में भी 10 क्वेश्चन कराऊँगा और 10 का 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जो आप लोगों का इंटरनेट पर जो सरकार द्वारा जारी किया गया है मॉडल पेपर इंटरनेट पर 2022 का, मैं वहीं से क्वेश्चन उठा कर लाया हूँ। तो आप लोगों को कोई मॉडल पेपर खरीदने की ज़रूरत नहीं होगा अगर मेरे मेरे साथ जुड़े होंगे तो। और जिस दिन तक एग्ज़ाम होगा उसके 1 दिन तक मैं आपको मॉडल पेपर का सेट कराऊँगा। और उतना अगर आप उतना दिन तक मेरे साथ जुड़े रहे तो मैं वादा करता हूँ कि आपको क्लास जब एग्ज़ाम देंगे मैथ का तो उसमें से एक भी क्वेश्चन आप छोड़ कर नहीं आओगे। मतलब कि 100 में 90 तो कर ही के आओगे। कितने बच्चे ऐसे होंगे कि जो 100 तक भी पहुंच जाएंगे अगर उस दिन तक जुड़े रहेंगे तब। और बहुत ही आसानी से इजी मेथड से मैं आप लोगों को बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों को बड़ा लगेगा ही नहीं, मतलब देख के आप खुद बोलोगे नहीं सर आपने थोड़ा सा हमने जैसा पढ़ा था उससे अलग तरीक़ा से बताया है। तो चलिए देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक जुड़े रहिएगा वीडियो के। पहला क्वेश्चन है मेरा, पहला क्वेश्चन है संख्याएं संख्याएं 72 और 120 का लॉसक ज्ञात करना है, यानी कि एलसीएम ज्ञात करें। किस विधि से? विधि बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो देखिए, आपने बचपन में बहुत बहुत बढ़िया से एलसीएम पढ़ लिया होगा, उसको तो मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप सब जैसे एलसीएम पढ़े होंगे मैं वैसे ही एलसीएम बताऊंगा। एलसीएम का कोई अलग तरीका नहीं है, अभाज्य गुणनखंड विधि से बोल रहा है तो उसी विधि से हम लोग एलसीएम करेंगे आराम से। देखिए दो दो विधि मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जो विधि आसान लगे उसको आप कर लेना, ठीक है। पहले तो ये है बच्चों वाला जो आप लोग पढ़ लगे होंगे, ऐसे करके एलसीएम निकालते हैं। किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे 36 60, फिर 2 से काटेंगे तो 18 30, फिर 2 से काटेंगे तो 9 और 15, फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 9, 3 5 15। और कटेगा? नहीं कटेगा। अब क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं सब अंकों का। कितना आया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा 72 5 जा कितना होगा? 360। ये हुआ हमारा क्या हुआ? एलसीएम निकाल दिए हम लोगों ने। एक विधि तो ये हुआ, एलसीएम निकालना है हम लोगों को, निकाल चुके हैं एलसीएम। और एक विधि और देखिए, एक विधि और, ये फर्स्ट है, आपको जो आसान लगे वैसे कर सकते हैं। तो सेकेंड देखिए, सेकेंड एलसीएम निकालना है 72 का और किसका? 120 का। तो 72 का पहले फैक्टर करेंगे, 72 का फैक्टर, 72 का फैक्टर करेंगे। 72 का 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, कितना है? 2 2 2 3 3। 120 का भी करेंगे ऐसे ही, 60 30 15 5 1। कितना है इसमें? 2 2 2 3 5। लिख लिया हमने फैक्टर को उनका करके। अब देखिए कौन कौन इसमें मिल रहा है? 2 इसमें भी है, 2 इसमें मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, 2 इसमें भी, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, तो इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, ये जो 2 बार मिले हैं ना उन लोगों को एक बार लिखना है। एक बार लिख लिया, इसको भी एक बार लिख लिया, इसको भी एक बार लिख लिया और इसको भी एक बार लिख लिया। और जो बच गया ना अब उनको भी लिख देंगे गुना करके। कोई कोई मतलब दूसरा नहीं है। देखिए जो सेम यहाँ भी आया था वो सेम यहाँ भी आ गया, तो मतलब कि हमको यही करना है तो आसानी रहेगा। इतना करेंगे तो घोच पोछ हो जाएगा और आखिरकार आंसर वही आएगा हम लोग का। तो मैं जो बताया इस मेथड से आप करिएगा एलसीएम, और दूसरा मेथड करने की जरूरत नहीं है।
ये तो बड़े बच्चों का लिए हो गया, लेकिन अब छोटे बच्चों की तरफ ही करेंगे तो ठीक ही रहेगा। इतना करेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर आंसर उतना ही आएगा, तो ऐसा बढ़िया हम यही करेंगे, नहीं जल्दी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जल्दी से अगर नहीं किया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट करें हैं तो नोट कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों आपका, सिद्ध करें √3 एक का परिमित संख्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नोट कीजिए इसको। हर साल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन एक आता है और इस साल भी गारंटी है कि एक क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। तो पहले हम लोग लिखेंगे इसको हल। माना कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। मैंने क्या मान लिया इसको, यह परिमेय संख्या नहीं बल्कि परिमेय संख्या। ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि सिद्ध करे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ये नहीं बोल रहा है कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं, ये खुद बोल रहा है कि है, लेकिन कैसे है आपको उसे सिद्ध करके दिखाना है। तो मैंने क्या लिखा कि माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है बल्कि क्या मान लिया मैंने, परिमेय संख्या। तब परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है, जो संख्या p/q के रूप में उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। p/q के रूप में इसको दिखा दिया मैंने। अब देखते हैं p, अब लिखेंगे जहाँ p और q कोई पूर्णांक है लेकिन इनमें कोई उभयनिष्ठ नहीं है। मतलब कि उभयनिष्ठ का मतलब क्या हुआ, दोनों में से कोई मिलता जुलता नहीं है, दोनों अंक अलग अलग, p अलग होगा, q भी अलग होगा। अंक रखेंगे तब, ये तो p और q अलग अलग है, ये देखिए p है, ये q है, मतलब कि कोई इनमें मिलता जुलता है, ये p है, ये q है, अलग अलग है। अब लिखेंगे अतः 3√2 = p/q। अब जो करना है हमको ना यहीं पे करना है, सीखना है आप लोग कि यहाँ कैसे हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, जो 3 है इसके साथ कि किस में है, यहाँ क्या छुपा है, कुछ चिन्ह नहीं छुपा है, तो यहाँ क्या छुपा रहता है, गुना का चिन्ह है। जब 3 को इधर से हटाएंगे तो इधर आके क्या में जाएगा, गुना में, इधर आएगा तो भागा में, हाँ बट्टा में। तो सॉरी 3 हटा गया ना, 3 को हटाएंगे तो 3 हटाए यहाँ से, तो 3 गुना में था तो इधर आएगा तो बट्टा में। 3 को हमको हटाना है यहाँ से, तो हटा दिए। तो अब एक बात आती है हमको, इतिहास देखिए, √2 बन गया। तो √2 आप लोग पढ़ चुके हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये किस चीज के रूप में है, ये p/q के रूप में, यानी कि परिमेय संख्या। जो संख्या p/q के रूप में उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, और ये परिमेय संख्या के रूप में है। तब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ से 80%। अतः हम देखते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या और p/3q एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। इस प्रकार इन दोनों में एक विरोध का आभास प्रतीत हो रहा है। अतः हमारी मान्यता क्या हुई, हमारी मान्यता जो माना था मैंने परिमेय संख्या, क्या हुई, गलत हुई। 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ, बस हो गया, सॉल्व हो गया मेरा क्वेश्चन। कितना आसानी से, कितना आसान लेंगे जो मैंने सिद्ध कर दिया। आप लोग इसे पढ़े होंगे बहुत ही लंबी मेथड से, लेकिन मैंने इतना है, मैं इसको सॉल्व कर दिया। और आपको एग्जाम में सेम ऐसे ही करना है। और सोच रहे हो कि नंबर कटेगा, मैं गारंटी करता हूँ, लिख के देता हूँ कि एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। सेम ऐसे ही करना है। कोई ये आपको 3-4 लाइन जो मैंने लिखा, इसको 2-3 बार अपने से लिख के रिपीट कर लीजिएगा,
ताकि दिमाग में आसानी से पूछ जाए। हर क्वेश्चन में लिखना जरूरी होता है। इससे इस वाले अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि 3√2 क्या है, अपरिमेय संख्या। प्रूफ हो गया आसानी से। तो ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन को जो यहाँ आए क्वेश्चन तो खाली अंक चेंज रहेगा, मेथड बिल्कुल आपको वही करना है। मतलब कि यहाँ 3√2 है ना, तो वहाँ पे 7√5, 3√4, 6√2 ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन बनाने का मेथड एकदम बिल्कुल यही रहेगा, अंक आप सिर्फ चेंज करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा gx = x² - 7x + 6 = 0 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताएं। अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है आप लोगों को। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा आपको बताना है। तो आप लोगों ने सूत्र पढ़ चुका होगा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा। तो देखिए ध्यान से, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग। शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग है अल्फा प्लस बीटा। सूत्र क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का, -b/a। क्या होता है, -b/a। याद कर लीजिएगा, अगर नहीं याद होगा तो। शून्यकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है -b/a होता है। तो b कितना है बताइए पहले। a कितना है इसमें, a है 1, b कितना है, b है -7, c कितना है, c है 6। तो -b/a। तो b पहले लिखेंगे, b कितना है -7, अब उसमें भी माइनस, एक और माइनस, सूत्र में माइनस अपॉन a कितना है 1। तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, इसका मतलब कि 7 आंसर हमारा हो गया। शून्यकों का योग कितना आ गया 7। आसानी से हो गया क्वेश्चन ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है मेरा, x² - 7 के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप लोग इसको किस एक्सरसाइज में पढ़ा होगा, 3.2 में इसको पढ़ा होगा, नहीं 2.2 में क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने। संबंध के शून्यकों की सत्यता की जांच करें, मतलब कि लंबा थोड़ा सा क्वेश्चन होगा। इसको 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा। ये आप एग्जाम में प्रूफ भी करना है ना, ये नहीं बोल रहे खाली कि शून्यक ज्ञात करें, इसका बोल रहे इसको पहले जांच कीजिए। तो देखिए पहले हम इसको जांच करवाते हैं कैसे। क्वेश्चन है मेरा, इसको फिर से लिख लिया, x² - 7 = 0। शून्यक निकालने के लिए क्या मानते हैं 0। अब देखिए ध्यान से, यहाँ हमको 2 ही अंक मिला, 3 अंक चाहिए था, 3 अंक लेकिन नहीं है। तो अब हम लोग को इसी में सॉल्व करना है। तो इसी में कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, इसमें यहाँ स्क्वायर है लेकिन यहाँ स्क्वायर है नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ स्क्वायर भी हो जाए और ये 7 का 7 भी रह जाए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर करूँ, लेकिन जो 7 है ना 7 चेंज नहीं होगा। अब सोचोगे कि सर 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा उसमें। तो मैं क्या करूँगा, तो देखिए x² - √7 कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब 0। अब बताओ हम लोग को चेंज हुआ कुछ, चेंज कुछ हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ। √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 ही आ जाएगा ना। तो क्या बोला मैंने कि वैसे कीजिए कि उसका स्क्वायर भी हो जाए और वो चेंज भी ना हो, तो हो गया चेंज। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये a² ये b² a² - b² के रूप में है। तो a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b। ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस फॉर्मूला पर मैं इसको पुट करूंगा, a + b यानी कि ये है a, ये है b, कर दिया, a - b, ये है a, ये है b, बराबर 0 हो गया बस। तो मेरा शून्यक 2 निकल गया। देखो ये शून्यक 2 निकल गया, एक शून्यक को अलग कर लिया, इसके बराबर कर लिया 0 के बराबर, और एक को इसके 0 के बराबर कर लिया, इसके 0 के बराबर कर लिया। अब देखिए यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर प्लस में √7, इधर रहेगा तो माइनस में √7, इधर देखिए प्लस में माइनस में √7 है तो इधर आएगा तो प्लस में √7। तो 2 को मेरा शून्यक निकल गया, इसको मैंने मान लिया अल्फा और इसको मैंने मान लिया बीटा, ठीक है। अब जांच करना है, इसको जांच हमको चाहिए, तो लिखेंगे यहाँ जांच, जांच, जांच चाहिए इसको। तो जांच होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a। शून्यकों का योग अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, -b/a। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यक है, तीनों का योग अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a, ठीक है। अल्फा कितना है -√7, अल्फा कितना है भाई -√7, प्लस बीटा कितना है √7, इक्वल टू -b। b देखिए तो इसमें है a, b इधर है, b नहीं है। b अगर होता तो उसका गुणांक x होता, लेकिन यहाँ b है नहीं है ना, ये c है, ठीक है, c है। तो b कुछ नहीं है, b 0 अपॉन a कितना है 1 है।
ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि रूट सात खत्म, यानी कि जीरो। अभी देखो जीरो 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 बराबर हो गया, जच हो गया इतना, मतलब कि हमारा सही है। अब एक और निकालते हैं गुना, शून्यकों का गुना। अब गुना करा कर देख लेना है, शून्यकों का गुना, शून्यकों का गुना का फॉर्मूला था सी अपॉन ए। शून्यकों का गुना का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। उसको किससे सूचित करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे ए। तो अल्फा कितना है √7, बीटा कितना है √7, सॉरी माइनस है ना माइनस, और सी कितना है, सी देखिए -7 है, अपॉन ए कितना है √7 में √7 से गुना करेंगे तो 7, माइनस है तो माइनस, यहाँ भी -7। देखिए दोनों बराबर आ गए, प्रूफ। बस इतना ही करना था हम लोग को। क्वेश्चन अच्छा है, वीडियो है, इसको नोट कर लीजिएगा। और आप लोगों ने नोट नहीं किया तो प्लीज़ इसकी स्क्रीनशॉट लेते चलिए सभी क्वेश्चनों का। नहीं नोट करें तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्वेश्चन बहुत सभी इंपॉर्टेंट है, सब कोई इसमें से एग्जाम में दिख सकता है आपको, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ। प्लीज़ क्वेश्चन है मेरा, k का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण x² - 8x + k = 0 के मूल वास्तविक तथा समान हो। ये मूल पूछ रहा है, यानी कि d, आप लोगों ने पढ़ा होगा मूल का एक फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। उसी फॉर्मूले से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पहले यहाँ फिर लिख देते हैं, x² - 8x + k = 0। मूल समान हो यानी कि d बराबर क्या हो 0, d बराबर क्या हो 0। तो पहले बताओ a कितना है 1, b कितना हो -8, c कितना है k। तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने, d बराबर 0, d बराबर क्या होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए, मूल समान है तो d का सूत्र क्या होता है b² - 4ac बराबर किसके 0 के। d यानी कि विविक्तर, b कितना है -8, इसका क्या करूं स्क्वायर इंटू 4, a कितना है 1, c कितना है k = 0। 8 का स्क्वायर 64, माइनस हट जाएगा ना, -8 में -8 से 8 हटाए 64, माइनस प्लस का चिन्ह देते हैं नहीं देते हैं, -4 में x गुना करेंगे तो 4, और k में गुना करेंगे तो 4k = 0। तो हम लोग किसका मान चाहिए k का मान चाहिए। तो यहाँ से मैंने k वाले को अलग किया, 4k = ये प्लस में 64 है तो इधर आएगा तो माइनस में 64, इस माइनस कट गया, तो k बराबर क्या आया 64/4, 16 चौके 64, कितना आ गया k का मान 16। आंसर कितना आसानी से सॉल्व हो गया, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप लोग इसे नहीं नोट किए हैं तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरा 6 नंबर क्वेश्चन है, 9x² - 13x + 4 = 0 को हल करें। खाली हल करना है, मतलब कि इसको क्या करना है, खाली हल करना है, शून्य कुछ नहीं पूछ रहा है। तो बताओ आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसको क्या करते हैं गुना, यानी कि 9 और 4 में गुना करेंगे तो कितना 36, यानी गुना करने पर 36, यहाँ जोड़ का चिन्ह है ना, तो वो दो अंक ऐसा कौन है जिसको गुना करूँ तो 36 और जोड़ूँ तो 13 आ जाए, कौन कौन ऐसा अंक है। तो आप बोलोगे सर 9 और 4, 9 और 4 को गुना करेंगे तो 36 और 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13। तो ठीक है भाई, 9 और 4 आया, 9x² - 9 और क्या आया था 9 और 4 आया था प्लस 4 बराबर 0 आ गया। अब इस कोष्ट को हम सॉल्व करेंगे। पहले 9x² प्लस माइनस 9 में x गुना करेंगे तो 9x, प्लस माइनस 4 में x गुना करेंगे तो 4x प्लस 4 बराबर 0 हो गया सॉल्व। अब ये एक अलग क्वेश्चन बना और ये एक अलग क्वेश्चन बना, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग 9x, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन निकालते हैं 9x। इसमें 9x दो को x है तो एक x बच गया, अभी इसमें 9x कॉमन निकाले ले तो एगो x बचा, एक बचा। तो मैंने एक बात बताया होगा पिछले वीडियो में, मेरे जो पुराने स्टूडेंट होंगे वो देखे होंगे, एक्सरसाइज 2.2 का मैंने हल कराया है, उसमें बताया था कि जो यहाँ क्वेश्चन आया उसको आँख बंद किया लिख देना है, कुछ सोच विचार नहीं करना है। अब यहाँ जो चीज़ देंगे, अब बताइए यहाँ x आया लेकिन लाना है कितना 4x, तो यहाँ किससे गुना करेंगे तो 4x बनेगा 4 से, तब ना 4 में से गुना करेंगे तो 4x माइनस प्लस 4 में से गुना करेंगे तो 4 बराबर 0 हो गया। कितना आसानी से हो गया। अगर आप लोग कॉमन लेने लगेंगे ना तो कहीं चिन्ह गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो मैं बताया जैसे वैसे कीजिएगा, ठीक है। अब दो क्वेश्चन बन गए, वो ये बना शून्य मेरा और एक इन दोनों में से एक बना बराबर 0, तो इसको एक बराबर कर लेंगे 0 के और इसको एक बराबर करेंगे 0 के। तो 9x बराबर ये माइनस में है तो इधर में आएगा तो प्लस में, तो x का मान निकालेंगे तो 4/9, यहाँ से x बराबर 1,
आंसर। बस इतना ही सॉल्व करना है, इसमें जांच नहीं बनेगी, जांच कीजिए। तो जांच बोलता तो मैं जांच भी करवाता, इतना ही क्वेश्चन दिया था उसमें, इसलिए इतना ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का पदांतर बताएं जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 हो। यानी कि पदांतर यानी आपको सर्वांतर यानी कि डी सर्वांतर आपको बताना है जिसका 11वां पद दिया है 38 और 16वां पद दिया है 73। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, तो आसानी से आप लोग इसे पढ़ चुके हैं। एपी का है 5.1 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन है शायद ये, मैं वहाँ से इसको, लेकिन वहाँ पे कुछ अंक चेंज है, यहाँ पे कुछ अंक चेंज है, मॉडल पेपर का क्वेश्चन है इंटरनेट वाला, तो इसीलिए इसमें कुछ चेंज करके दिया है ताकि बच्चों को करने में थोड़ा सा अच्छा लगे, नहीं तो बार बार एक ही क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा उनको। तो देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है मेरा, 11वां पद कितना है 38 है, देखिए 38 है। अब इसका जो है 11वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 10d। यहाँ जो होता है उतना से क्या करते हैं, एक कम करते हैं, आपको पढ़ा होगा, लेकिन एक मैं पूरा डिटेल से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। मैं जब पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ डिटेल बताऊंगा। ये उसका फॉर्मूला होगा, जितना बोलेगा ना वहाँ से एक कम कर दें हैं डी, ठीक है। 10वां पद बोला तो a प्लस 10d बराबर कितना हो गया 38, इसको मैंने मान लिया समीकरण 1। और फिर बोला 16वां पद कितना है 73। तो देखिए यहाँ 16 बोला तो मैं क्या करूँगा a प्लस 15d कर दूँगा बराबर 73, ये बन गया समीकरण 2। बस इसको विलोपन विधि से हल कर देंगे, डी का मान आ जाएगा। तो चलिए विलोपन विधि आप लोग पढ़ चुका होगा, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि आप लोगों ने तो पढ़ ही चुका होगा। 38 और a प्लस 15d इक्वल टू 73, ये हो गया। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये कैंसिल। अब बताओ यहाँ पे प्लस माइनस 15d में से 10d घटेंगे तो -5d, बड़ा है ना 15 का चिन्ह इसलिए माइनस लगेंगे। 73 में से 38 कम करेंगे तो 13 में से 8 गया 5, 13 में से 8 गया तो 5, ये बन गया 4, 4 में से 3 घटा तो 3, 4 में से 3 कम हुआ तो 3 हुआ, 4 में से 3 कम 3 है, सॉरी, ये बना 6, 6 में से 3 कम हुआ तो 3, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे, कहे तो दोनों बड़ा कौन है इसमें, ये ना 73 ना, तो माइनस चिन्ह है तो इसलिए यहाँ माइनस लगाएंगे। इसमें बड़ा था कौन 15 वाला चिन्ह लगा दिए, ये माइनस लिए माइनस कैंसिल, तो इसलिए डी का मान हम लोग को चाहे निकल गया, डी का मान आ गया 35/5, 5 7 35, डी का मान कितना आ गया 7। डी यानी कि सर्वांतर पदांतर जो इसको बोले, तो हमारा सर्वांतर या पदांतर कितना आ गया 7। अगर इसमें बोलता कि आप प्रथम पद बताओ तो कैसे निकालते, तो जो डी का मान आया है यहाँ लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर ए पूछता बोलता है लोग प्रथम पद बताओ, प्रथम पद पूछता है यहाँ पे, तो ए के लिए भी बता दे रहा हूँ। पर समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d इक्वल टू क्या है 38 है। डी का मान कितना है 7, तो हम यहाँ 7 रखेंगे, a प्लस 10 डी की जगह 7 इक्वल टू 38, a प्लस 10 7 70 इक्वल टू 38। तो ए का मान यहाँ से आ गया 38, प्लस में 70 इधर रहेगा तो माइनस में, तो ये बराबर 38 में से 70 घटेगा तो कितना बचेगा 10 में से 8 घटा 2, ये बन गया 6, 6 में से घटा 3 यानी कि माइनस का 32, ए कितना आ गया -32। तो ए भी निकाल दिया, मैंने कि प्रथम पद अगर पूछे तो आप प्रथम पद भी निकाल लोगे, और सर्वांतर पूछे तो सर्वांतर तो आप आसानी से निकाल ही लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ तो मेरे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। 2 × sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री और बटे tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री का मान बताना है। खाली आप लोगों को मान बता के इसको छोड़ देना है। तो बताइए आप मेरे पीछे बताइएगा, sin 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, इसका क्या करना है होल स्क्वायर, प्लस cos 45 डिग्री का मान भी कितना होता है 1/√2 ही होता है, इसका भी क्या करेंगे होल स्क्वायर अपॉन tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, इसका क्या करूँ होल स्क्वायर है ना, प्लस cos 90 का मान कितना होता है 1, इसका स्क्वायर हो गया। कर लिया मैंने, सबका मान रख दिया, अब इसको सॉल्व कर देता है, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 2 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 ही, प्लस 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 हो गया, बटे 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, इस 2 से इस 2 को काटते हैं, कट गए, बच के गए, इधर सॉल्व करेंगे तो 1 + 1/2 बचा, अपॉन इधर नीचे बचा 1/3 प्लस
1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके कुछ नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 ही आएगा। 1 के टेबल में 2 2 बार में तो 2 प्लस 2 के टेबल में 2 1 बार में, तो यहाँ 1 अपॉन 3 1 का एलसीएम 3, 3 1 का एलसीएम कितना 3, 3 के टेबल में 3 एक बार में, 3 के टेबल में 3 कितने बार में एक बार में, तो 1 में एक्स करेंगे तो 1, 1 के टेबल में 3 3 बार में, तो 3 में एक्स करेंगे तो 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 और 1 कितना हुआ 3/2। देखिए एक बात समझिएगा मेरा यहाँ से, ये बड़ा वाला जो चिन्ह होता है ना, बट्टा का जो बड़ा वाला चिन्ह होता है, ये भागा का चिन्ह होता है। किस चीज़ का चिन्ह होता है? भागा का। तो आप लोगों ने भागा का चिन्ह पढ़ा होगा, भागा का बटा पे का भागा पढ़ा होगा। 8/4 भाग का जो गुना करते होंगे और 6/2 कर देते होंगे। ये मैंने समझाने के लिए किया। तो मैंने अब लोग बताना, ये भागा का चिन्ह है, तो भागा का चिन्ह पे क्या करना है? गुना का चिन्ह कर देना है। गुना का चिन्ह होता है तो क्या होता है? ये पलट जाता है। तो 3 गया ऊपर और 2 और 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, 4 आ गया नीचे, हो गया। अब देखिए, अब गुना कर दीजिए, 3 का 9, 4 दूनी 8, आंसर। बस ये थोड़ा सा समझिएगा, ये बड़ा वाला चिन्ह क्या होता है? भाग का चिन्ह होता है। भाग का चिन्ह क्या करते हैं? गुना। गुना जैसे ही होता है तो ये ऊपर चल जाता है, नीचे आ जाता है, ऊपर नीचे कर दिया और गुना कर दिया, बस इतना ही क्वेश्चन था, सोल्व कर दिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन था। 9 नंबर क्वेश्चन है मेरा, एपी 8 16 24 का 250वां पद ज्ञात करें। मैंने किसी समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी दे दिया है एपी, और उसका बोल रहा है कि 250वां पद ज्ञात करिए, ठीक है। तो आप लोग तो इस आसान से कर लोगे, हमको मालूम है। ए कितना है? 8, डी कितना हो जाएगा? डी यानी सर्वांतर A2 - A1 करते हैं, 16 में से 8 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? डी 8 आ गया। पूछ रहे कितना हमको? 250वां पद। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, जितना अगर यहाँ पे पूछे डी में उतना क्या करते हैं? कम करते हैं। तो A + 249D, यहाँ जितना रहेगा उतना यहाँ पे 1 डी कम लिखेंगे, ठीक है। ए का मान है 8 जोड़ 249, डी का मान कितना है? 8, बस हो गया सॉल्व। 8 जो गुना करेंगे, 9 × 72 का 2 हासिल 7, 9 8 चौके 32 और 7 39 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19 हो गया। अब जोड़ देंगे, कितना आएगा? 2000, पूरे कितना आ गया? 2000 क्वेश्चन का आंसर। 9 नंबर पे क्वेश्चन सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर बोल रहा है, बिंदु P 1 2 और Q -3 4 को मिलाने वाला रेखाखंड PQ को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो उस बिंदु का निर्देशांक बताइए। मतलब कि जो ये बिंदु जिस अनुपात में विभाजित हुआ, वो बिंदु जो आया उस बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो ये रेखा हुआ बिंदु P और Q से रेखा हुआ P और Q, इसका निर्देशांक है 1, -2 और इसका निर्देशांक है -3, ठीक है। और बोल रहा है कि 1:2 में विभाजित हो रहा है, यानी कि 1:2 में विभाजित हो रहा है। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ठीक है। तो इस बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो मैंने इसको ए मान लिया, इस बिंदु का हमको निर्देशांक बताना है। x और y मान लिया इसको, मैंने कि x और y का मान हम लोग को बताना है। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन 7.2 में पढ़ा होगा। 7.2 का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आने की संभावना है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, बिंदु ए, मैंने ए माना, बिंदु ए की निर्देशांक के लिए, किसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका सूत्र? कौन सूत्र का? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र कोई याद है किसी बच्चे को? बोलो याद है? नहीं याद होगा, याद करो उसको। x का मान निकालना है। x बराबर m1 × x2 प्लस m2 × x1 अपॉन x1 प्लस x2, याद है? हाँ। अब y का मान निकालना है। y के लिए होता है m1 × y2 प्लस m2 × y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब बताओ सर, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, ये है x1 y1, ये है x2 y2, और ये है जो m1 है 1 और m2 क्या है? 2 है, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ क्वेश्चनों को, मेरे को कोचिंग पढ़ाने में जाना है थोड़ा सा, इसलिए कोऑपरेट कीजिएगा। आप लोग इसे पढ़ चुके होंगे, जो पढ़ लिए ना उन्हीं बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेट है। जो नए बच्चे हैं, मतलब जिनका एग्ज़ाम 2023 में है, वो मेरा जो अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो मैं चैप्टर वाइज भी पढ़ा रहा हूँ, तो वो वहाँ से समझेंगे। अभी जो बच्चे जिनका एग्ज़ाम है सिर्फ उनके लिए है, वो लोग समझ रहे होंगे। तो m1 कितना है? m1 कितना है बाबू? m1 है 1,
x2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है, m2 है 2, x1 कितना है, x1 है 1 अपॉन m1 प्लस m2 हो, m1 प्लस m2 होता है, सॉरी मिस्टेक, m1 प्लस m2 होता है, m1 कितना है 1 प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ आप देखते हैं y का मान में, वो m1 कितना है 1, y2 कितना है 4, m2 कितना है, m2 कितना है 2, और y1 कितना है, y1 माइनस का 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। 3 में गुणा करेंगे तो -3, 2 1 कम 2 अपॉन 2 1 3, 4 में गुणा करेंगे 4 प्लस माइनस 2 दूनी 4 अपॉन 3 प्लस माइनस तो 3 में से 2 घटाए -1/3, 4 में से 4 कम 0 अपॉन 3 यानी कि 0। तो बिंदु क्या गया मेरा, बिंदु क्या लिख रहा हूँ, बिंदु क्या क्या आ गया मेरा, -1/3 और 0, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हमने आसानी से कर लिया और नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका कल, मतलब कि 10 क्वेश्चन आगे इससे भी आएंगे और अब थोड़ा सा और मतलब कि 10 से ज़्यादा भी क्वेश्चन करूँगा, जिससे मेरे पास टाइम ज़्यादा होगा तो। और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि यहाँ पे क्लास अच्छे से चलाई जा रही है। जो जिनका एग्ज़ाम है उनको बोलिएगा सिर्फ, ताकि वो लोग भी क्वेश्चन को कर लिए तो उनका एग्ज़ाम अच्छा से मैथ्स का निकल जाए, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं जिनका एग्ज़ाम 23 में है, उनके लिए क्लास में चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। अभी 2.2 एक्सरसाइज तक उसमें पढ़ा हुआ हूँ, आगे मतलब कि उसमें भी पढ़ाने वाला हूँ। तो प्लीज़ अपने बच्चों अपने फ्रेंडों को बताइए और चैनल को उनको बोलिए कि सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, ताकि मैं और आगे आप लोगों को ऐसे ही पढ़ा सकूँ, ठीक है। चलते हैं, धन्यवाद।